हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम 12th की हिस्ट्री, भारत के इतिहास के कुछ विषय चल रही थी, उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में या किसी अन्य कारण से, तो वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। और बाकी मैं एक भी लाइन ऐसी नहीं छोड़ रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, इसलिए आप बने रहिए साथ और टेंशन फ्री, यानी कि धैर्य और एकाग्रता बनाए रखिए। बाकी काम मैं करूँगा। आपको मतलब इतना कुछ मैं किताब से गहराई से निकाल के कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम टॉपिक पर चलते हैं। कल हमने जो भूमि दान की जाती थी उसके बारे में हमने देखा था। फिर प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक वंश की पुत्रवधू थी, फर्स्ट महिला थी जिसका भूमि पर स्वामित्व था। शास्त्रों में भूमि पर स्वामित्व महिलाओं के लिए प्रतिबंध बताया गया है। तो कल हमने एक कहानी, गांव की कहानी देखी थी, मतलब सुनी थी, प्रभावती और दंगुन गांव की। तो उसमें दो चीज़ें बता रखी हैं। एक तो प्रजा को निर्देश दे रखा है कि आचार्य चनाल स्वामी को वो गांव दान दिया गया है, तो उसकी आज्ञाओं का पालन हो। और दूसरा जो आदेश है वो अधिकारी कर्मचारियों के लिए है। आदेश था कि गांव में सैनिक या सेना पुलिस प्रवेश नहीं करेगी, और जो शासकीय अधिकारी जो खाल, जानवरों की खाल या कोयला कुछ भी नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें हमने कल क्लियर की थी, और ये एक अभिलेख से, ये सारी चीज़ें एक अभिलेख से ज्ञात होती हैं। फिर हमने देखा था कि महाजनपदों की राजधानियाँ, तो उसमें महत्वपूर्ण है कुछ नदी मार्ग पर थी, और अवनति की राजधानी थी उज्जैनी। वो एक मात्र लैंडलॉक राजधानी थी, यानी कि उसके चारों तरफ ना पहाड़ ना पानी। और सभी राजधानियां संचार मार्गों के पर स्थित थी। पोहार एक नगर था जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये साउथ में तमिलनाडु है, जो समुद्र के किनारे स्थित है। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, यह आ सकता है कि 1600 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं ईस्वी, यानी कि गुप्त काल के आसपास सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक केंद्र कौन सा था, तो उसमें मथुरा केंद्र था। इतना हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ से क्वेश्चन की संभावना, राजधानी है पाटलिपुत्र की कहानी आपको बता दी थी, पाटलिग्राम से संबंधित है। बाद में मौर्य वंश ने अपनी राजधानी बनाया था, और फिर शेवेन त्यांग जो चीनी यात्री आया था, उसने देखा कि वो खंडर में तब्दील हो गए। तो ये कल हमने देख लिया था। और अब हम आज इससे आगे चलते हैं, और आगे व्यापार, यानी कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार, यानी कि इंटरनल व्यापार तो करते ही थे,
बाकी बाहर कहाँ कहाँ पर उनका व्यापार या कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे। समुद्री मार्ग भी थे, जलीय मार्ग भी थे। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप में नदी और भूमार्गों का जाल बिछ गया था। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नदियों, एक तो नदियों और भूमार्ग, यानी कि दोनों जाल बिछ चुके थे व्यापार के लिए। और फिर ये कई दिशाओं में फैले हुए थे। जो जाल बिछा था वो विभिन्न दिशाओं में फैला हुआ था। ये मध्य एशिया और उससे भी आगे था। यानी कि जो जाल बिछा हुआ था वो चारों तरफ दिशाओं में फैला हुआ था और वो जाल मध्य एशिया से भी आगे तक फैला हुआ था। फिर एक चीज आती है कि ये समुद्र के यानी समुद्री मार्ग के द्वारा भी व्यापार करते थे। तो उसमें है कि समुद्र तट पर कुछ बंदरगाह थे जो जल मार्ग से अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। यानी कि समुद्र तट से जो बंदरगाह था वो अरब सागर मार्ग में था और वो अरब सागर से सीधा उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया तक जाता था। ये था समुद्री मार्ग या जलीय मार्ग। फिर है बंगाल की खाड़ी। यानी कि आप मैप देखो, मैप के इधर गुजरात, केरल वाले इधर वाले हिस्से को में अरब सागर था और तमिलनाडु वाले हिस्से में बंगाल की खाड़ी। तो ये जो मार्ग था अरब सागर वाला, ये उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से भी आगे जाता था। अब दूसरा जल मार्ग था बंगाल की खाड़ी। तो ये मार्ग कहाँ पे जाता था? ये मार्ग चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक जाता था। तो अब यहाँ सिंपली हमें जो कुछ क्वेश्चन समझने हैं वो ये है कि ना तो आपसे जाल पूछेगा ना नदी मार्ग। एक तो है कि इनका व्यापार कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये मध्य एशिया से भी आगे था। अरब सागर, समुद्री मार्ग में अरब सागर से व्यापार कहाँ तक करते थे? तो उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में। फिर अरब बंगाल की खाड़ी से जो जलीय मार्ग से व्यापार करते थे वो चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक जाते थे। तो ये उपमहाद्वीप से बाहर भी व्यापार करते थे। अब सीधी बात यह है कि मार्ग थे, लेकिन इन मार्गों पर अधिकार किसका था? क्वेश्चन है, इतने मार्गों का जाल बिछा हुआ था तो इन मार्गों पर नियंत्रण कौन करता था? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो शासक, यानी कि जहां जिसका शासन है या जिस शासक के क्षेत्र में जितना एरिया आता है वो उसके अंडर में होता था। तो नियंत्रण या मार्ग पर अधिकार शासक का था। और संभावना ये जताई जाती है कि व्यापारियों, इन मार्गों पर व्यापारी जो व्यापार के लिए आते थे वो अपनी सुरक्षा के लिए शासक को धन देते थे। यानी कि शासक उनकी सुरक्षा करता था और सुरक्षा के बदले में धन प्राप्त करता था। तो ये हो गया कि मार्ग पर नियंत्रण। अब इस तरह आप पढ़ोगे कि अभी जैसे उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार, नीचे एरो लगा दिया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में नदी और मार्गों का जाल बिछ चुका था। फिर वो मार्ग और जो मार्ग बिछा था या जाल बिछा था उसके नीचे एरो लगाए, कई दिशाओं में फैला हुआ था। और कई दिशाओं में कहाँ तक था? ये मध्य एशिया और उससे भी आगे तक था।
और समुद्री तट में अरब सागर वाला जाता था उत्तरी अफ्रीका, और मध्य एशिया में बंगाल की खाड़ी वाला जाता था चीन, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इन मार्गों पर शासकों का नियंत्रण होता था, और व्यापारियों को सुरक्षा के बदले व्यापारी शासक को धन देते थे। और दूसरी, इन मार्गों पर फेरी लगाने वाले व्यापारी, यानी जो घूम फिर के सामान बेचते हैं, वो बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी भी इन मार्गों पर आते हैं, उनको भी धन चुकाना पड़ता है। यानी कि आज के टाइम में समझो कि यानी कि जो रोड बनती है और रोड पर साधन चलते हैं तो वहाँ भी टोल लगता है। इस उदाहरण से समझो, टोल लगता है। तो उसी प्रकार ये था कि ये जो व्यापारी वर्ग थे, बैलगाड़ी से भी आते थे, घोड़े खच्चर से भी आते थे, फेरी वाले थे वो भी, तो इन सब को कर वो कुछ धन राजा को देना पड़ता था, बदले में राजा इनकी सुरक्षा का दायित्व लेता था। अब है समुद्री मार्ग। ये खतरनाक भी था और लाभदायक भी था। लाभदायक तो ऐसे था कि यहाँ से तुरंत माल किसी भी दिशा में पहुंचाया जा सकता था। खतरनाक इसलिए था कि अगर कोई तूफान या झंझावत आ गया तो जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए ये मार्ग जितना लाभदायक है समुद्री मार्ग, उतना ही खतरनाक भी है। अब कुछ वर्ड हैं, कान खोल लो, कान में तेल डाल के सुन लो। कुछ वर्ड मैं अब बताने वाला हूँ, जो वर्ड रिक्त स्थान 1 नंबर वाले में या ऑब्जेक्टिव कहीं भी पूछ सकता है। याद रखना इस चीज को। पहला है मसतुवन, यानी कि मसतुवन, ये तमिल भाषा का शब्द है। मसतुवन तमिल भाषा का शब्द है। सतावाहा, सतावाहा और सेट्टी ये प्राकृत भाषा के शब्द है। तो पहला कौन सा था? मसत्वन। दूसरा था सतावह सेट्टी, पहला तमिल भाषा का और ये दोनों प्राकृत भाषा का था। ये नाम प्रसिद्ध व्यापारी और बहुत धनी लोगों को दिया जाता था। यानी कि जो धनी लोग थे या जो बड़े व्यापारी थे उनको इस नाम से पुकारा जाता था, मसत्वन। और तमिल में तो मसत्वन है और प्राकृत में सतावाह और सेट्टी। तो ये 3 वर्ण हैं, विशेष ध्यान रखना। मैं आपको वहीं बता रहा हूँ जब छोटे क्वेश्चन, बड़े आप क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं मैं आपको इसी समय बता रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अब है व्यापार का सामान। अब हमने देख लिया कि व्यापारियों की सुरक्षा, जलमार्ग, स्थल मार्ग, ये व्यापार के लिए बाहर जाने के कौन कौन से रास्ते थे ये देख लिए। तो अब व्यापारियों का सामान, जैसे नमक है, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उनसे निर्मित जो उत्पाद थे, यानी कि नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और इनसे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। यानी कि नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, इनसे निर्मित वस्तुएं, पत्थर है जैसे कीमती पत्थर हैं या फिर लकड़ियां हैं और जड़ी बूटी, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। अब है मैन फैक्ट वाला क्वेश्चन। इस सामान में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या व्यापार होता था। अब है रोमन साम्राज्य, यानी कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले और कपड़ों और जड़ी बूटियों की विशेष मांग होती थी।
तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कौन सा साम्राज्य है जिसमें काली मिर्च और जड़ी बूटियों और कपड़ों की विशेष मांग होती थी। तो वो था रोमन साम्राज्य। अब रोमन साम्राज्य है लेकिन वहाँ तक पहुँचा कैसे जाता है, मार्ग कौन सा था? तो वहाँ यहाँ से अरब सागर के रास्ते से होते हुए भूमध्य क्षेत्र तक पहुँचाया जाता था। यानी कि जो ये माल रोमन साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, ये माल रोमन साम्राज्य में पहुँचाने के लिए अरब सागर से भूमध्य क्षेत्र में पहुँचाया जाता था। समझ में आया? तो इस चीज़ को ध्यान रखना। विशेषतः काली मिर्च को, काली मिर्च यानी कि भारत में बहुत यातायात से बनती थी, तो काली मिर्च का ध्यान रखना, रोमन साम्राज्य का उल्लेख हुआ है। अब हम, ये हो गया व्यापार, इंटरनल और बाहरी और अंदरूनी व्यापार। फिर अगला पॉइंट आता है सिक्के और राजा। क्योंकि हर वंश में अलग अलग तरह के सिक्के चलते थे, वंश नहीं, एक ही वंश में राजा एक राजा दूसरे राजा से डिफरेंट सिक्के चलाते थे। तो आज अब हम इसमें देखेंगे कि सिक्के और राजा महत्वपूर्ण कौन से काल में कौन सा। तो सिक्के का प्रचलन जब हुआ तो विनिमय काफ़ी हद तक आसान हो गया। विनिमय मतलब वस्तु आदान प्रदान, ये काफ़ी हद तक सुलभ हो गया। पहले क्या करते थे, जो सामान ले रहे हैं उसके बदले में और सामान देना पड़ता था, इस तरह था। तो ये सिक्के प्रचलन में जब आए तो विनिमय का रास्ता आसान हो गया। अब सबसे पहले जो सिक्के थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तांबे और चांदी के आहत सिक्के मिलते हैं। आहत का मतलब उन पे एक तरफ छपाई होती थी। तो आहत सिक्के मिलते थे चांदी और तांबे के, और ये पूरे उपमहाद्वीप, यानी कि ये खुदाई जब उपमहाद्वीप में हुई तो हर जगह ये सिक्के प्राप्त हुए। तो सबसे पहले प्रचलन में कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के, चांदी और तांबे के। फिर है आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों में मौर्य साम्राज्य के प्रतीकों से मिलाकर पहचान, जैसे इतिहासकारों ने जो आहत सिक्के प्राप्त किए खुदाई में, उनका मौर्य काल के जो सिक्के थे उनसे मिलाकर पहचान की गई। तो पता चला कि इन सिक्कों को राजा जारी करता था। यानी कि जो सिक्के आहत प्राप्त हुए और मौर्यकालीन जो सिक्के थे उनसे कनेक्शन या उनसे रिसर्च करने, दोनों का रिसर्च करने से पता चला कि इन सिक्कों को राजा जारी करता था। तो यहाँ ध्यान रखना कि सिक्के जारी कौन करता था? राजा। आहत सिक्के थे वो किससे बने हुए होते थे? तांबे और चांदी से। ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। फिर है सिक्कों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले हिंद यूनानी ने जारी किए। यानी कि सिक्के पर प्रतीक और नाम, या ध्यान रखना प्रतीक और नाम। जैसे आज हमारी सिक्के आते हैं उन पे एक तरफ प्रतीक चिन्ह होता है और दूसरी तरफ 1, 2 लिखा हुआ होता है। उस प्रकार सर्वप्रथम जो प्रतिमा और नाम जिन सिक्कों पर पहले लिखवाए वो थे हिंद यूनानी शासक। यानी कि हिंद यूनानी शासकों ने प्रतीक और नाम सर्वप्रथम शुरू किए। और ये था 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कि हिंद यूनानियों ने जब ये जारी किया। ये हिंद यूनानियों का शासन था, वो कब से था? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और ये इनका शासन था उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में पर नियंत्रण था।
यानी कि पूर्वोत्तरी क्षेत्र कौन से हो गए, इधर अरुणाचल प्रदेश वाला, उससे आगे वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर इनका शासक था। तो याद रखना, पहले प्रतीक और नाम वाले सिक्के किसने जारी किए, हिंद यूनानियों ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता, इससे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वप्रथम प्रतीक और नाम के साथ सिक्के किसने जारी किए, हिंद यूनानियों ने। किस शताब्दी में प्रतीक और नाम के साथ सिक्के जारी हुए, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में। यह ही, या फिर यूनानियों ने सर्वप्रथम किस प्रकार के सिक्के जारी किए, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ तक तो बेसिक। अब है सोने के सिक्के। ये सोने के सिक्के कब जारी हुए, किसने जारी किए। तो सर्वप्रथम कुषाण वंश या कुषाण शासकों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए। आकार और वजन, यानी कि जो सिक्कों का आकार और वजन था वो तात्कालिक रोमन साम्राज्य और ईरान के पार्थियन शासक के जो जारी सिक्के थे उनके समान था। यानी कि रोमन साम्राज्य और ईरान के पार्थियन शासक से समानता रखते थे वजन और आकार में। तो जो कुषाणकालीन सिक्के जारी हुए है वो किन से समानता रखते थे, एक तो रोमन साम्राज्य और दूसरा ईरान का पर्शियन शासकों के जारी किए सिक्कों के बराबर था। फिर उत्तर और मध्य भारत में खुदाई में पुरास्थलों पर ये सिक्के मिले हैं। दक्षिणी भारत में भी अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात, यहाँ समझो, रोमन साम्राज्य था वो भारत पे दक्षिणी हिस्से में नहीं था, लेकिन ये जब वहाँ शासन ही नहीं था तो ये सिक्के आए कहाँ से। तो ये इस बात को दर्शाते हैं कि ये व्यापार या यहाँ व्यापार होता था। जो रोमन साम्राज्य में जैसे अभी बात हुई काली मिर्च वो भेजते थे, वहाँ से वो सिक्के आते थे। तो इस तरह दक्षिण भारत में भी रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। यानी कि इससे ये स्पष्ट हो गया कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं में नहीं था। यानी कि जो व्यापार था वो राजनीतिक सीमाओं से बाहर था। और दक्षिण भारत में क्योंकि कभी भी रोमन साम्राज्य के अधिकार में नहीं आया, फिर भी वहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद में गुप्त काल में, यानी कि शुद्ध स्वर्ण के सिक्के, सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के किस काल में जारी हुए, कुषाण शासकों ने जारी किए। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, वो था गुप्त काल। यानी कि सबसे ज्यादा कुषाण में और सबसे शुद्ध सोने के गुप्त काल में हुए थे। अभी जैसे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में कुछ कबायली गणराज्य थे, उन्होंने भी अपने सिक्के जारी किए जो प्राप्त हुए हैं योधियन शासकों द्वारा। योधियन जो हरियाणा और इस पास वाला क्षेत्र था उसमें भी तांबे के हजारों सिक्के प्राप्त हुए हैं। सोने के भव्य सिक्के यानी कि गुप्त शासकों के थे। सोने के सिक्के का प्रचलन में लाए कुषाण, और सोने के भव्य सिक्के का मिले गुप्त काल में। आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था, यानी कि सबसे अच्छी गोल्ड की क्वालिटी आरंभिक जो गुप्त काल के सिक्के थे उनमें मिलती है। ये व्यापार विनिमय को आसान बनाते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में
सिक्कों का, सोने के सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया या न के बराबर हो गया। तो इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद आर्थिक संकट से गुजर रहे। तो ये था मैन टॉपिक या मैन जो क्वेश्चन थे बनने वाले। इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत हैं। सिक्कों में मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहले जो सिक्के प्राप्त हुए तांबे और चांदी के 8 सिक्के थे, पूरे उपमहाद्वीप में मिले, जिनकी तुलना मौर्य सिक्कों से की तो समानता थी। और प्रथम प्रतीक और नाम वाले सिक्के किसने जारी किए? हिंदू यूनानियों ने। और फिर सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। और शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त काल। तो ये आज के टॉपिक थे, सिक्के और राजा और उपमहाद्वीप से बाहर व्यापार। समझ में आया होगा। और लाइक, कमेंट और शेयर करो ताकि सभी को फ़ायदा मिले। और मैं नोट्स में जो पढ़ा रहा हूँ वो सेम टू सेम नोट्स आपको PDF मिल जाएगी हर चैप्टर की। लेकिन आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो। और इसमें एक बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। क्या है? पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। ये एक समुद्री यात्री द्वारा लिखी गई बुक है। अज्ञात है किसने लिखी किसने नहीं लिखी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। और लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बुक है। तो बुक का नाम पेरिप्लस ऑफ एरिथियन और इसकी रचना यूनानी यात्री ने की थी। इसमें मालाबार तट, जो केरल वाला तट है, वहाँ से व्यापार के बारे में बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना। मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ कान खोल के सुन लेना। ऑब्जेक्टिव, रिक्तस्थान और वन लाइनर क्वेश्चन में अगर आपकी गलती होती है तो आप कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे। किसमें? ऑब्जेक्टिव, रिक्तस्थान और वन लाइनर क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर स्कोर कर ही नहीं पाओगे। तभी तो मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ, ताकि ये छोटी चीज़ें आएंगी तो आप ये छोटी चीज़ बड़े क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों में मात जो खा गया वो स्कोर नहीं कर सकता। और इन 3 तरह के क्वेश्चनों में अगर आप अप कर गए तो आपका स्कोर आसानी से हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम में। ओके।